हाँ बेटा देखो, इसमें आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दो तीन टॉपिक फटाफट अपन कर लेते इसमें। आपको सिर्फ टॉपिक देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया और यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने इसको रख दिया है, जिसको पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इससे प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। और इससे मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मुझे चाहिए पी पॉइंट पर। अगर इस पी पॉइंट की डिस्टेंस इसके सेंटर से आर हो तो इस पे कुल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब किसी भी पॉइंट पर यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हमें एक टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, मतलब एक ऐसे पॉइंट से लेकर के आना होगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को क्या कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। तो वह पॉइंट हमारे सामने होता है कौन सा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज या एक टेस्ट चार्ज जो यूनिट चार्ज के बराबर है यहाँ पे इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, जिसको हम लोग क्यू नॉट कर सकते हैं। तो यह क्यू नॉट एक यूनिट चार्ज है। तो इस क्यू नॉट चार्ज को, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, अब उसको लेके आना है इस पी पॉइंट पर। तब देख रहे हैं कि पी पॉइंट पर कुल कितना पोटेंशियल होगा। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब टोटल जितना वर्क डन होगा अगर उसको इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा पी पॉइंट पर। और देखिएगा, आज जैसे मान लीजिए कि इस क्यू चार्ज को मैं लेकर के आना चाहता हूँ इधर, और मान लीजिए कि बीच में कोई एक पॉइंट ए आता है, तो जब तक ये इनफाइनाइट पे था तब तक तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही यह चार्ज मैं ये पॉइंट पर लेके आया तो एक तरीके से धीरे धीरे इस चार्ज के नियरर आया, और यह चार्ज क्या करेगा, अब इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर एक फोर्स कौन सा अप्लाई करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग एपी से डिनोट कर सकते हैं। यह फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है एपी। अब यहाँ पे इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिंस एपी इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो के क्यू नॉट अपान में क्या होगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि इस ए पॉइंट की डिस्टेंस इसके सेंटर से यदि x हो, तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा कितना, एक्स स्क्वायर। ए भी इक्वल टू के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, ये फोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये क्यू चार्ज इससे पॉइंट चार्ज पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमें इस चार्ज को लेकर के आना है पी पर,
तो यहाँ पे एक दूसरा फोर्स हमें अप्लाई करना होगा जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा, और इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स के नाम से बोल रहा हूँ। इस एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे एफ जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वह अप्रोक्सीमेटली एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए तो ही ये मूव करेगा इधर पी की तरफ, नहीं तो वो तो वहीं पे रह जाएगा। अगर जस्ट इक्वल होगा तो फिर सेम पॉइंट पे रह जाएगा। अब यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ के इक्वल है। एफ जो है के इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये एक स्मॉल डिस्टेंस, अगर पूरा डिस्टेंस एक्स है तो इसको इधर एक स्मॉल डिस्टेंस dx मूव कराने में टोटल हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इससे वर्क डन को dw से अगर इक्वेट करूं तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स यानी कि एफ एक्सटर्नल डॉट में dx, तो ये हो जाएगा dx, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। अगर इनको मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो एफ एक्सटर्नल dx इंटू में क्या आ जाएगा, cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि एंगल कितना डिग्री होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर मैं थीटा को यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इंटू dx इंटू में cos 180 लिख दूं तो कुल मिलाकर cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ये हो जाएगा माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू में dx। ये हमें मिल गया बेटा dw, मतलब एक स्मॉल वर्क डन जो कि dx डिस्प्लेसमेंट में हमें मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे इसे चार्ज को पी पॉइंट तक लेके आना है तो उस सिचुएशन में ये टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन, निगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल इंटू में dx। अब हमें देखना है कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। तो इस चार्ज को मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आना है, पी तक। पी पॉइंट की डिस्टेंस क्यू से कितनी है, आर है। तो इसका मतलब कि इसको इनफाइनाइट से लेकर के आर तक हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इधर का जो पोर्शन है वो तो क्या बन गया, ये टोटल वर्क डन बन गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप देख रहे हो कि एफ एक्सटर्नल जो है एफ के बराबर है, मतलब ये है के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ पे देखो बेटा के क्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं तो माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू आर, और ये बन जाएगा 1/x² इंटू में dx। अब हमें देखना है कि 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट इंटू माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं बेटा, 1/x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस 1/x, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, -1/x, और लिमिट क्या लग जाएगी, इनफाइनाइट टू आर। तो ये हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इस माइनस साइन को अगर मैं बाहर कर देता हूं तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, के क्यू नॉट इंटू, इसमें लिमिट ट्रांसफर करें तो सबसे पहले एक से प्लेस पे अपर लिमिट, फिर एक से प्लेस पे लोअर लिमिट ट्रांसफर करना होगा माइनस लगा करके। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपको ये मिल जाएगा के क्यू नॉट इंटू, और ये हो गया 1/r, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू नॉट अपान में r, और ये क्या मिल गया बेटा, टोटल वर्क डन मिल गया।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें हैं। पहली चीज, यदि मैं इस क्यू नॉट को यानी जो टेस्ट चार्ज है अगर उसको यूनिट चार्ज मान लेता हूं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और नहीं तो दूसरा वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल ले। तो देखो अगर ये 1 होता है तो भी ये वर्क पर यूनिट चार्ज हो गया, नहीं तो इस क्यू नॉट को क्या करो कि इस वर्क डन के नीचे ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर वर्क डन अपान में क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर, कुछ ऐसा मिल गया बेटा, ठीक है। अब ये जो W अपान में क्यू नॉट है इसी को हम लोग वर्क पर यूनिट चार्ज यानी कि पोटेंशियल कर सकते हैं, डेफिनेशन यही रहती है। ये हो गया पोटेंशियल इक्वल टू W अपान में क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। बेटा ये आपने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जो इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट P है जहां पे ये हमें, सॉरी एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं है बेटा, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल रहा है, यानी कि V इक्वल टू के क्यू अपान में आर मिल गया। अगर इसमें K की वैल्यू ट्रांसफर कर दिया जाए और V इक्वल टू के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर, तो आप इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। कुछ पूछना है क्या इसमें, ये डेरिवेशन में कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? राजदीप, जयेश, निखिल, नयन, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे तरफ से बिल्कुल ही क्लियर है बेटा। मोबाइल रिफ्रेश कर लो आप लोग, सबको, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है? हाँ मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आप लोग अपना पे रिफ्रेश कर लो। ओके चलिए ठीक है। राजदीप कुछ पूछना है, जयेश कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है वह निगेटिव होता है और किस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। जय राजदीप बता दो बेटा। नोट में बता रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, तो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया पोटेंशियल ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके द्वारा पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, या निगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ओके, अब हम लोगों को इसमें देखना है ग्राफ बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ देखना है बेटा। ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो ग्राफ कैसा मिलेगा, ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये x है, O y, मैं इस पर y पे E वर्सेस V लेता हूँ, E या V लेता हूँ, और इस पर मैं यदि R लेता हूँ, तो आप जानते हो बेटा कि इसका जो फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पे V जो होता है वह के क्यू अपान में आर होता है। ये आपको क्या दे रहा है, E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, और ये दे रहा है जो V पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो यहाँ पे E जो है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
v जो है 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इसको इनवर्सली बोलेंगे तो r स्क्वायर के इनवर्सली है, ये r के इनवर्सली है। तो दोनों सिचुएशन में, अगर दोनों सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे r के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर होने की वजह से अगर r थोड़ा बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ही डिक्रीज होती है। तो इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका यदि ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो पोटेंशियल वाला ग्राफ है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये इसको मैं पोटेंशियल बनाता हूँ तो ये पोटेंशियल का ग्राफ है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यदि बनाया जाए तो ये पोटेंशियल है बेटा, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये E है और इधर वाला क्या है, ये जो है V है, ठीक है, ये V है। मतलब देखो यहाँ पे डिक्रीज तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन E जो है तेजी से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और V जो है थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि V जो है R के इनवर्सली है, जबकि E जो है R स्क्वायर के इनवर्सली है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट जहां पे E और V ये दोनों की वैल्यू क्या है, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, मतलब इस पॉइंट पर E इक्वल टू V है। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर। ओके, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, अब इसका दूसरा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज। एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज। बहुत सारे चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगेगा ध्यान दो। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, मान लीजिए कि इधर कोई Q1 चार्ज है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। इन सभी चार्जेस के ड्यू टू P पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इस P पॉइंट से Q1 की डिस्टेंस जो है R1 है, Q2 की डिस्टेंस R2 है, Q3 की डिस्टेंस यदि R3 है, और Q1 की डिस्टेंस यदि Rn है, तो इन सभी चार्जेस के ड्यू टू P पॉइंट पर डिफरेंट जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उन सारे पोटेंशियल का जो अलजेब्रिक सम होगा वही P पॉइंट पर क्या होगा, वही P पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। मान लेते हैं कि लेट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 at P B V1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो आप जानते हैं कि V इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला क्या बताया था, V इक्वल टू होता है K/R। तो देखो बेटा K तो रहेगा ही, इस Q के प्लेस पे यहाँ पे कौन सा चार्ज है Q1, ये Q1 आ जाएगा,
और r के प्लेस पे इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है r1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये r1, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P B V2 इक्वल टू K, और यहाँ पे Q2 और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, K इंटू Q2 अपान में डिस्टेंस जो है R2 है, ये मिल गया। इसी तरह से अगर मैं Q1 की बात करूं कि Q1 के ड्यू टू P पॉइंट पर पोटेंशियल यदि Vn है, तो उस सिचुएशन में Vn इक्वल टू क्या मिलेगा, K इंटू Q1 अपान में Rn, ये मिल गया। अगर मैं 1 मिनट के लिए सपोज कर लेता हूं कि इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, तो देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या मिलेगा बेटा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश प्लस Vn, ये मिल जाएगा। अब V1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं K Q1 अपान में R1 प्लस K Q2 अपान में R2 प्लस डैश प्लस K Qn अपान में Rn, ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर फाइंड करें तो देयरफॉर V इक्वल टू, इन सब में से K जो है कॉमन दिख रहा है, तो K कॉमन हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 अपान में R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Qn अपान में Rn। अगर इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाए तो जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं K इंटू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपान RI, और ये हमें मिल गया क्या, पोटेंशियल, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 Q2 Qn आर ग्रुप ऑफ चार्जेस, ये पोटेंशियल हमें मिल गया उस P पॉइंट पर, किसके द्वारा, तो जितने भी चार्ज यहाँ पे थे सभी के द्वारा ये हमें एक रिजल्टेंट मिला। अगर K की वैल्यू इसमें ट्रांसफर करें तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपान RI, ठीक है बेटा। ये समझ आ गया क्या, ये समझ आ गया क्या, कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? जयेश, राजदीप, निखिल, नयन, सर एक बार वापस से बताना। अगर ये सारे चार्ज नहीं होते, सिर्फ एक ही चार्ज होता, अगर सिर्फ एक ही चार्ज होता, इसी जगह पे Q चार्ज होता, तो क्या पोटेंशियल ये होता क्या बेटा? अभी इसके पहले वाले डेरिवेशन में मैंने बताया आपको, क्या यही चार्ज होता क्या, बोलो? ये पोटेंशियल होता क्या? ये जो फार्मूला लगा है यही मिलता क्या, बोलो? अरे भाई, इसके पहले वाले में क्या हम लोगों ने पढ़ा? इसके पहले वाले डेरिवेशन में यही पढ़ाना है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही तो पढ़ा हमने। किसी चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पर, वो क्या होगा, तो V इक्वल टू K Q अपान में R पढ़ा हमने। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग चार्जेस के द्वारा तो अलग अलग पोटेंशियल हमने P पॉइंट पर निकाल लिया। तो Q1 के द्वारा ये मिला, Q2 के द्वारा ये मिला, Qn के द्वारा ये मिला, इन सबको हमने एडअप कर दिया। ये जो पोटेंशियल होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये थोड़ा सा मुझे पहले ही बताना चाहिए था, पहले वाले लेक्चर में ही बताना चाहिए था। पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है बेटा। तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, सभी का पोटेंशियल निकाल करके और सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn, इन सभी चार्जेस के ड्यू टू जो पोटेंशियल मिल रहा है उसको हमने यहाँ पे एडअप कर दिया। अब इन सब में से K को कॉमन निकाल दिया, ये अंदर ऐसा आ गया।
इसको जनरल फॉर्म में लिखा, देखो ये Q1 R1 है, Q2 R2 है, Q1 Rn है। तो यहाँ पे K और सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है प्लस करना, तो I इक्वल टू 1 to n, देखो आप इसमें रखो I इक्वल टू यदि 1 रखते हो तो देखो Q1 अपन R1 ये मिल जाएगा, I इक्वल टू 2 रखते हो तो Q2 अपन R2 मिल जाएगा, n रखते हो तो Q1 अपन n मिल जाएगा। और प्लस क्यों आया, क्योंकि ये सिग्मा का मतलब ही होता है प्लस का साइन, ठीक है, वो एड अप करना, इसीलिए उसको उस नोटेशन को यूज किया जाता है। या अगर k की वैल्यू मैं रख देता हूँ तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये k की वैल्यू रख दिया तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। जयेश, हेलो जयेश, ठीक आया बेटा, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, एक टॉपिक और करेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो ऑलरेडी डाइपोल बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, किसी डाइपोल के ड्यू टू किसी पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है बेटा, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक डाइपोल है, डाइपोल सब लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे डाइपोल होता क्या है। डाइपोल दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट उनका जो नेचर होता है डिफरेंट होता है, और दोनों चार्जेस एक बहुत ही लिस्ट डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, या एक डाइपोल का बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि एक डाइपोल है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इधर का ये निगेटिव चार्ज है। मान लिया कि ये चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, बट ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये इसका हमने मान लिया कि सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है। इसकी जो लेंथ है वह लेंथ हमने मान लिया कि लेंथ 2a के बराबर है, 2a के बराबर है। इस पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, इस पॉइंट को बी से डिनोट करता हूँ। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, जिस डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r है, और इस पॉइंट को मान लिया कि वो है। ठीक है बेटा, तो हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करके बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, सेम है। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके बताना है क्या होगा। अभी जैसा कि हमने फार्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P इक्वल टू K इंटू Q अपान में R होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, जिस चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल फाइंड करना है, उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब हमारे पास ये R चाहिए, R कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की डिस्टेंस P की ये मिलेगी, और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या मिलेगी, ये मिलेगी। तो इस तरह से हमें इन दोनों चार्जेस का हमने यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर करना है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में क्या है, तो वो से P की डिस्टेंस हमारे पास दी गई है।
अगर मैं इसको R1 और इसको R2 मान लेता हूँ तो हमें R1 और R2 की पहले वैल्यू निकाल कर बतानी पड़ेगी कि R1 और R2 कितना है। ठीक है बेटा, तो R1 और R2 कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, पेशेंस रखना होगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से कुछ है, अगर ये एंगल बहुत छोटा है और इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो हम मान लेते हैं कि ये और ये दोनों लाइन आपस में लगभग इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि यार ये जो थीटा है वो बहुत छोटा होना चाहिए। थीटा कब छोटा होगा, जब ये डिस्टेंस छोटी होगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हम लोग जानते हैं कि जो ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2a है तो ए से लेकर के ओ तक का सेपरेशन ये हो जाएगा और ओ से लेकर के बी तक का सेपरेशन भी ये हो जाएगा। ये एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगी। अगर ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है तो ये एंगल बहुत छोटा होने की वजह से अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं, किसको, इस पीओ लाइन को, और इससे उस पर परपेंडिकुलर में डाल दूं तो देखिए बेटा ये कैसा बन जाएगा। अगर मैं इसको आगे इस तरह से प्रोड्यूस कर देता हूं और प्रोड्यूस करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर अगर मैंने यहाँ से डाल दिया तो अब हम लोग कह सकते हैं, अगर इसका नाम मैं m लिख देता हूँ तो p से n तक की डिस्टेंस p से a तक की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। मतलब R1 जो है p से m तक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास p से o तक की डिस्टेंस तो r है लेकिन OM हमारे पास नहीं है। अगर मैं मानता हूँ कि ये p पॉइंट इसके सेंटर से अगर थीटा एंगल पर है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमारे पास बेटा ए से लेकर के ओ तक की डिस्टेंस है ए, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ से लेकर के एम तक चाहिए। तो ओ एम और ए ओ में क्या रिलेशन होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ओ जो है हाइपोटेनियस होगी, ओ एम जो है बेस होगा और ए ओ जो है सॉरी और ए एम जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मुझे ओ एम और ओ ए में रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे cos थीटा मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ एम क्या मिलेगा बेटा, cos ऑफ थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ओ एम अपॉन में ये हो जाएगा ओ एम अपॉन में ओ एम इक्वल टू कितना है बेटा, तो ओ एम हमें नहीं पता है तो इसको ओ एम लिख देते हैं। ओ ए कितना है, स्मॉल ए के इक्वल है, तो देयरफॉर ओ एम इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, ओ एम इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा ये हमें मिल गया। अब एक्चुअल में देखा जाए तो जो पी एम है वह पी ए के बराबर है, तो सिंस पी ए इक्वल टू पी एम, इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो पी ए इक्वल टू पी एम, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये एंगल बहुत लिस्ट है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो पीएम के प्लेस पे पीएम को क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, पीओ प्लस ओ एम, तो लिख दो इसको पीओ प्लस ओ एम। अब यहाँ पे हम देखें तब जो पीए है यह R1 के इक्वल है, तो R1 इक्वल टू पीओ किसके बराबर है, तो R के इक्वल है, और ओ एम किसके इक्वल है, तो यहाँ से ओ एम इक्वल टू ए कॉस थीटा निकाला तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा हमने R1 तो कैलकुलेट कर लिया कि R1 R के फॉर्म में कितना है। सेम वैसे ही हमें R2 निकालना होगा। R2 में अगर हम देखें, अगर मैं इस पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरह से डाल देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको n सब कंसीडर करूँ इस पॉइंट को, तो यहाँ पे जो Pn होगा वह Pb के इक्वल होगा, Pn जो होगा वह Pb के इक्वल होगा। लेकिन जो R है, R कहाँ से कहाँ तक है, ये तो P से लेकर के O तक है। तो इस वाले सिचुएशन में अगर हम देखें तो O से लेकर के B तक ये है और हमें R से O तक N से O तक की डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये इसका बेस बनेगा। इसमें भी cos थीटा में अप्लाई कर देता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल BON क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे
कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ओ एन अपान में ओ बी। ओ एन हमें पता करना है तो ओ एन लिख देंगे, ओ बी इक्वल टू स्मॉल ए है, तो देयरफॉर ओ एन इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, ये को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये मिल गया। अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो R2 है, R2 किसके बराबर है, Pn के इक्वल है। तो सिंस PB इक्वल टू Pn, PB इक्वल टू Pn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PO माइनस ON लिख सकते हैं, PO माइनस ON। ध्यान से देखो, Pn को PO माइनस ON लिख दिया। अब यहाँ पे PB किसके बराबर है, R2 के, तो R2 इक्वल टू PO किसके बराबर है बेटा, R के, और माइनस ON किसके बराबर है, तो ये इंटू कॉस ऑफ थीटा के। तो यहां से R2 बराबर भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों चार्जेस के ड्यू टू, मतलब यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यूज करना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के ड्यू टू P पॉइंट पर कुल कितना पोटेंशियल होगा ये हमें निकालना है। यहां पे लिखें सिंस पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव क्यू चार्ज एट P V1 इक्वल टू, अगर मैं इसको V1 से रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा K इंटू इससे चार्ज जो है माइनस है तो ये साइन के साथ में लेंगे, और अपान में क्या होगा R1, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपान में R1 इक्वल टू, तो R1 हमने ये निकाल रखा है R प्लस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा R प्लस ए कॉस ऑफ थीटा, ये आपको मिल गया V1 एंड सेम ऐसे ही पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q एट P। अब इस चार्ज के द्वारा कुल कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको अगर मैं V2 मानता हूं तो V2 इक्वल टू K इंटू क्यू, ये चार्ज पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, अपान में R2, तो R2 के प्लेस पे K Q अपान में R2 के प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं R माइनस ए कॉस थीटा, ये हो गया R माइनस ए कॉस ऑफ थीटा, ये हमें मिल गया V2। तो यहाँ से V1 निकाल लिया, यहाँ से V2 निकाल लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब ये हो गया कि इन दोनों को हम क्या करें, प्लस कर दें। इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से, तो सिंस V इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर V है तो V इक्वल टू क्या होगा बेटा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू ये निगेटिव है तो माइनस के क्यू अपान में R प्लस ए कॉस थीटा प्लस V2 के प्लेस पे के क्यू अपान में R माइनस ए कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब यहाँ से ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, और इसमें से यदि के क्यू को कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 अपान में R माइनस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपान में R प्लस ए कॉस थीटा। देयरफॉर V इक्वल टू, यहाँ से के क्यू तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, इनटू इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में ये इस साइड आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस ए कॉस थीटा, और ये इधर जाएगा तो इस माइनस प्लस से माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, अपान में ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के क्यू इंटू, देखो बेटा ये R से R कैंसिल हो गया, ये बचेगा ए कॉस 2a कॉस थीटा, अपान में ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हमें पोटेंशियल मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर r जो है a से बहुत बड़ा है, मतलब ये तो डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो अगर मैं इसमें मान लेता हूँ कि सिंस r इज ग्रेटर देन a, तो अगर r a से बहुत बड़ा है तो इस पूरे सिचुएशन को मान सकते हैं therefore r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर अगर मान लिया जाए, तो उस सिचुएशन में therefore v इक्वल टू के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा होल अपान में इसकी जगह पे आ जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया r का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2a इंटू क्यू मीन्स k इंटू 2a इंटू क्यू इंटू में कॉस ऑफ थीटा अपान में r स्क्वायर, तो 2a इंटू क्यू आप जानते ही हो कि p यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है 2a इंटू में q, तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ k इंटू पी इंटू में कॉस ऑफ थीटा अपान में r स्क्वायर। तो ये आपका हो गया के पी कॉस थीटा अपान में r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया बेटा। अब अगर k की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाए, तो k की वैल्यू ट्रांसफर करते हैं तो ये मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू कॉस थीटा अपान में r स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू कॉस थीटा अपान में r स्क्वायर इंटू r कैप। ठीक है बेटा, अब ये देखो पी आर कैप कॉस थीटा अपान में r स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डॉट आर अपान में r का स्क्वायर। और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला मिल गया। ठीक है बेटा, किसके ड्यू टू तो डाइपोल के ड्यू टू। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को ये? राजदीप